हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन जो पहला वाला है उसमें क्या कहा गया है कि शो दैट ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब साबित ये करना है कि ए वेक्टर जो दिया है, ए वेक्टर जिसका जो फॉर्म है वो ये दिया है आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू, तो ये एक यूनिट वेक्टर है। इसे साबित करना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि साबित करना है कि जो ए वेक्टर है या ए बार है ये आई कैप माइनस जे कैप इस तरीके से लिखा गया है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है ना वो वन है। ये साबित करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। अरे यानी कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें कितनी आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू वन आती है कि नहीं, इसकी वैल्यू वन आती है कि नहीं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, पहले से स्प्लिट कर दीजिए। तो आई का कोएफिशिएंट और वन बाई रूट टू हो जाएगा। वैसे ही वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा जे का कोएफिशिएंट। सो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू, और जे कैप का कोएफिशिएंट भी हो जाएगा वन बाई रूट टू। तो अब ये जो वेक्टर है बेसिकली इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जैसे इस फॉर्म में लिखा है वैसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम किसी भी वेक्टर की जब वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो आई का कोएफिशिएंट है वन बाई रूट टू, उसका स्क्वायर, और जो जे का कोएफिशिएंट है वन बाई रूट टू, उसका स्क्वायर। वैसे माइनस वन बाई रूट टू है, ठीक है, और वो स्क्वायर होने के बाद माइनस हट जाएगा, तो माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, अंडर रूट ऑफ वन बाई टू प्लस वन बाई टू, यानी कि अंडर रूट ऑफ वन, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी वन। तो जो ए है उसकी वैल्यू क्योंकि वन आई है, तो ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए बार इज अ यूनिट वेक्टर। थैंक यू। हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ V1 बार इज represented as 3 I cap plus 4 J cap plus K cap and V2 bar is represented as I cap minus J cap minus K cap। तो अगर इस तरीके से V1 और V2 दिए हुए हैं तो हमें मैग्नीट्यूड जो है वो पता करना है कि भाई इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, किसका मैग्नीट्यूड, V1 प्लस V2 का, V1 बार प्लस V2 बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये हैं वो दो वेक्टर्स जो दिए गए हैं। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, बिकॉज हमसे कहा गया है कि V1 बार और V2 बार को ऐड करना है, फिर उसकी जो है वैल्यू है वो बताना है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो जब हम V1 बार प्लस V2 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3i प्लस 1i यानी कि 4i कैप, 4j माइनस जे यानी कि 3j कैप, और के तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0k कैप। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो V1 बार प्लस V2 बार की जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में क्या करते हैं कि जो I होता है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, जो J होता है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, और जो K होता है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0। सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, जिसकी वैल्यू होगी 25। सो हमसे वैल्यू ही पूछा था ना कि V1 बार प्लस V2 बार की वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना है। सो आंसर जो है, ओ आई एम सॉरी, आंसर जो है 5 है। हो जाती हैं गलतियां। थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर एक वेक्टर V1 है जिसकी वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप है, और V2 वेक्टर जिसकी वैल्यू माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा अगर हमने V1 प्लस V2 किया। मतलब V1 और V2 का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है कि V1 प्लस V2 जब आप करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, मतलब वैल्यू भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो दो जो वेक्टर्स दिए गए हैं V1 और V2 वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे, V1 बार प्लस V2 बार जो है उसे ऐड करेंगे ताकि हमें एक फाइनल वेक्टर आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4i कैप, और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा प्लस टू जे कैप, प्लस 2j कैप। तो ये तो वेक्टर आया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो वैल्यू कैसे पता करते हैं एक वेक्टर की, हम लोग अंडर रूट करते हैं आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोएफिशिएंट -4 है, और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है ना, तो उसका स्क्वायर। तो ये हमें आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 20, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 रूट 5 इसका मैग्नीट्यूड है।
अच्छा, अब जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन हम लोग किसी भी वेक्टर का tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा का मतलब होता है y कंपोनेंट की वैल्यू अपॉन x कंपोनेंट की वैल्यू। मतलब y कंपोनेंट जो होता है, y कंपोनेंट उसको x कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे, किसी भी वेक्टर के y कंपोनेंट को उसके x कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें tan थीटा मिलेगा। और थीटा ही डायरेक्शन है, थीटा ही डायरेक्शन है, एंगल ही डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हिसाब से जो एंगल जो भी आएगा वेक्टर का वो ही उसका डायरेक्शन कहलाता है। सो y कंपोनेंट यहाँ पर देखिए कितना है। जो फाइनल वेक्टर आया उसका y कंपोनेंट है 2 और x कंपोनेंट है -4। y कंपोनेंट है 2 और x कंपोनेंट है -4, तो ये बन जाएगा -1/2। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो आंसर क्या आएगा? सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक बेसिकली जो आंसर है वो यही है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1/2। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, एचएससी वाले बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू v इक्वल्स टू i माइनस 2j एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10। मतलब एक वेक्टर ढूंढना है जो इस v वेक्टर को, जो कि i कैप माइनस 2j कैप है, इसको पैरेलल हो और उसकी वैल्यू 10 हो। तो हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है। तो चलिए आइए हम इसे ढूंढते हैं। तो जो हमें वेक्टर दिया गया है वो है v इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप। जो अननोन वेक्टर है उसे हम लेट से u मान लेते हैं। तो u इज इक्वल्स टू सम ए आई कैप माइनस बी जे कैप। कुछ तो मानना पड़ेगा ना कि आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में उसकी कुछ तो वैल्यू है। अब के कैप भी हम ले सकते थे, सी के कैप, बट जानबूझ के नहीं लिया है क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो वेक्टर होगा ना वो इसको पैरेलल होगा। तो पैरेलल अगर रखना है तो जाहिर सी बात है कि जिस डायरेक्शन में ये बंदा देख रहा है तो उसी डायरेक्शन में इस बंदे को भी देखना होगा। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में देखना है। तो अगर ये के में नहीं देख रहा तो ये भी के में नहीं देख सकता, इसलिए हमने के वाला पार्ट नहीं लिया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, यानी कि v अगर पैरेलल है u को, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब v डॉट u होता है, वो क्या होता है? मतलब उसमें cos थीटा जो है वो 1 आता है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं सो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? तो v डॉट u बन जाएगा v u कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा में आप 0 डालेंगे और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यानी कि एक इक्वेशन इससे बन सकती है v डॉट यू इक्वल्स टू v इंटू यू। अच्छा, अब v कितना था? v बार कितना था? तो v बार था i कैप माइनस 2j कैप डॉट u कितना था? तो u था a i कैप माइनस b j कैप। अच्छा, अब v की वैल्यू कितनी है? तो v की वैल्यू अगर निकालना है तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ये तो हो गई v की वैल्यू। अब वैसे u की वैल्यू भी लेना पड़ेगी। तो u की वैल्यू हम लोग ने खुद दिया है कि उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 10 है। सो मैग्नीट्यूड इज 10, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो चीज़ दिख रही है, इसे जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही है कि जब भी आप दो वेक्टर p डॉट क्यू को सॉल्व करते हो तो आंसर होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। बट मैं वो नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज जेड डायरेक्शन में हमारे वेक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शंस में है ना। तो यही आंसर होता है ना। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? अरे यानी कि आपको आई को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई को आई से, जे को जे से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो आई के कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होके जे के कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी लेफ्ट साइड पे वो क्या मिलने वाली है? तो 1 इंटू ए, पहले तो आएगा 1 इंटू ए, यानी कि सिर्फ ए आएगा, प्लस उसके बाद में ये क्या होगा? -2 इंटू माइनस बी, है ना। -2 इंटू माइनस बी, जस्ट एक सेकेंड, माइनस बी मैंने कैसे लिख दिया भाई?
माइनस बी मैंने कैसे लिख दिया, आई एम सॉरी, मुझे पहले से नहीं पता है ना कि वो माइनस ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कि मैंने माइनस अज्यूम कर लिया। आई शुड टेक प्लस। वैसे अगर मैं माइनस भी ले लूँगा तो एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी चीज़ आएगी बी की वैल्यू वो ऑपोजिट आ जाएगी, यानी कि अगर 4 आना होगा तो -4 आ जाएगी, जो कि जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो भी जाएगा, तो चेंज करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। बट इन जनरल जब भी एक वेक्टर आप अज्यूम करेंगे तो ऐसा प्लस करके ही लिखिए, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए एनीवे मतलब वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। चलिए तो यहाँ पे बेसिकली माइनस आ जाएगा, सॉरी। सो देखिए पहले 1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन जाएगा -2b। सो a -2b लेफ्ट साइड में आ गया, a -2b लेफ्ट साइड का आंसर है। राइट साइड का आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ, ये कितना है देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। सो 10√5। सो a -2b इज 10√5। ये एक इक्वेशन हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। वैसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए हमें ये तो पता ही है ना कि वैल्यू जो u की जो वैल्यू है वो 10 है, तो u की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, u की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और j का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यही तो करना होगा ना। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और u की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में जो कि 10 है, तो हमें इससे एक और इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, है ना। हमारे पास देखिए 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। आर यू गाइस एबल टू सी दिस थिंग, इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू b√5, सॉरी b√5 नहीं 10√5 है, आई एम सॉरी 10√5 प्लस 2b को सब्सटीट्यूट करते हैं 2 में, है ना। तो a की जो वैल्यू है 10√5 प्लस 2b उसे सब्सटीट्यूट करते हैं 2 में, यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन 2। तो हम a की जगह पर ये वैल्यू उठा के रख देंगे, तो a की जगह पे आपको रखना है b, तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 100 रहेगा। a की जगह पे क्या रखना है आपको, 10√5 प्लस 2b रखना है। देखिए ज़रा ध्यान से, 2b उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, सो 10√5 प्लस 2b। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो 10√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 10√5, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या आएगा फाइनली, प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर। अरे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बेसिकली 10√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 10√5 प्लस 2b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पहले से ही था, इज इक्वल्स टू 100, है ना। इतना आपको समझ में आ गया है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, सो 100 इंटू 5 हो जाएगा आपका 500, है ना। 500 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका बन जाएगा 40b इंटू √5 या फिर b इंटू 40√5। यहाँ पे क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर, एक b स्क्वायर पहले से ही है, तो ये 100 भी हमने लिख दिया, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर प्लस 40√5 इंटू b प्लस 500 इज इक्वल्स टू 100। ओके, अब हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कुछ और सिंप्लीफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 400 आएगा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वहाँ जाने से पहले डिवाइड और भी कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 8√5b प्लस 80 इक्वल्स टू 0। अरे भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो 5 चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। यही तो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके रूट्स होते हैं, है ना। तो जो इसके रूट्स होंगे x के रूट्स तो बेसिकली ये होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो x है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? b प्ले कर रहा है ना। b x का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे b के रूट्स मिलेंगे माइनस बी। अच्छा, अब ये b क्या है, a क्या है, वो आइए कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आएगी 1, है ना, यहाँ पे क्योंकि 1 है। b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू आएगी 8√5। b की वैल्यू आएगी 8√5। अरे मतलब आप समझ रहे हैं बाबा, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा x है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8√5 है और c की वैल्यू 80 है, c की वैल्यू 80 है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8√5 और c की वैल्यू 80। अब इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू 8√5 है, b की वैल्यू 8√5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 8√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 80, है ना। मैंने सारी वैल्यूज जो है सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ से उठा के। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो अब मुझे क्या मिलेगा? b इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा माइनस 8√5 डिवाइड बाई 2। मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो इसके नीचे ये लिखूंगा, फिर उसके नीचे भी ये लिखूंगा सेपरेट करके, ठीक है। प्लस माइनस। अब जो रूट के अंदर है आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो जो रूट के अंदर उसे सॉल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो 64 इंटू 5 करेंगे तो आपको 320 आएगा। सो ये हो जाएगा 320। वैसे ही 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई 8 4 का क्या होता है? 32 होता है। तो 80 इंटू 4 करेंगे तो आपको 320 आएगा। तो यहाँ पे भी 320 आ गया। तो बेसिकली ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज रूट के अंदर 0 आ रहा है, 0 का रूट भी 0 होता है, 0/2 भी 0 होता है, तो वो पूरा 0 हो गया। तो b की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 8√5/2 आ रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो b को फाइनली मैं लिख सकता हूँ -4√5, है ना, क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो -4√5। तो ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई -4√5। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट भी तो कर सकते हैं ना, कौन सी इक्वेशन में? जो सबसे इजी वाली इक्वेशन है, ये थोड़ी टफ है, सेकंड वाली थोड़ी टफ है, 1 वाली ज़्यादा इजी है। तो b की वैल्यू यहाँ पे हम 4√5 डाल देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे a-2 इंटू बी था, b की वैल्यू -4√5 है और राइट साइड पे दिया हुआ था 10√5, यही था ना इक्वेशन 1 में। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा? a प्लस 8√5 इक्वल्स टू 10√5। तो यानी कि a इज इक्वल्स टू 2√5, ये उधर जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमें 2√5 आ चुकी है। तो भाई b की वैल्यू हमें आई थी -4√5 और a की वैल्यू हमें 2√5 आ गई। तो हमारा जो वेक्टर u था, जो कि क्या था, ai कैप प्लस bj कैप, तो उसका जो अब फॉर्म बनेगा वो ऐसे बनेगा 2√5 i कैप -4√5 j कैप, है ना। अच्छा, अब बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग है ना मतलब यानी कि एक और तरीके से लिख सकते हैं। अलग तरीके से क्यों लिखना है? क्योंकि ऑप्शन में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हमें अपने आंसर में नज़र आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 से इस पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो u वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, सो 10 हो गया। और ये √5 5 से डिवाइड हो जाएगा, अरे ये 5 2 10 हो जाएगा और ये √5 और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा √5, ठीक है, -5 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 5 √5 से मतलब डिवाइड होके नीचे आ जाएगा √5 j कैप, दैट्स इट।
तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि ये आंसर हमने कैसे ऑब्टेन किया है। ये डिफ़िकल्ट नहीं था, बस बिकॉज दो अननोन्स हैं। दो अननोन्स कौन कौन से हैं? ए और बी। तो दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन होना ज़रूरी है ना। ये दो अननोन्स हैं जो हमें पता करना थे, क्योंकि हमें ये वेक्टर पता करना था। तो ये वेक्टर पता करने के लिए ये दो अननोन्स पता करने थे। तो ये दो अननोन्स पता करने तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। तो एक इक्वेशन हमने डॉट प्रोडक्ट से बनाई, और एक इक्वेशन हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन कि भाई यू की वैल्यू 10 है, उससे बनाई। सो ये दो इक्वेशन बनाने के बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जब सब्स्टिट्यूट करें और उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालें तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और उसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके जो है हमें ये आंसर आ जाएगा। सो अगर आपको ये समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ वाला जो प्रॉब्लम है उसमें कहा गया है कि आपको दिखाना है कि जो वेक्टर a बार है जो कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप है, और जो वेक्टर b है जो कि i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप है, ये दोनों पैरेलल है, ये साबित करना है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। आइए दोनों मेथड देखते हैं। तो ये हैं वो दो वेक्टर्स, हमें साबित करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसके दो या तीन मेथड्स क्या हो सकते हैं। एक मेथड जो सबसे शॉर्टकट है वो सिंपल सा ये होगा। मेथड 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेथड 1 सबसे सिंपल मेथड ये होगा कि मल्टीप्लाई बी वेक्टर बाय 2। अगर मैं बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2b वेक्टर मिलेगा। और 2b वेक्टर कितना होगा? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। आप ध्यान से देखिए कि a वेक्टर और 2b वेक्टर इक्वल हैं, यानी कि जो a वेक्टर है एक्चुअल में, a वेक्टर जो है ना एक्चुअल में b का स्केलर मल्टीपल है। b का स्केलर मल्टीपल यानी कि b को खाली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो बेसिकली मुझे a मिल जाएगा। तो a क्या है? b का स्केलर मल्टीपल है ना, b का स्केलर मल्टीपल है। तो यानी कि जब एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल, जहाँ पे स्केलर की वैल्यू हमने लैम्डा लिखी है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स। तो अगर ऐसा हो, a अगर b का स्केलर मल्टीपल है देन a इज पैरेलल टू b। तो ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, है ना। क्योंकि क्या हो गया देखिए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू ही तो आधी है ना, क्या फर्क पड़ता है, पर डायरेक्शन सेम है तो हो गया ना पैरेलल। सारे डायरेक्शन सेम है, देखिए ना सब, आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ना, आई में जो कोएफिशिएंट आ रहा है, जे में जो कोएफिशिएंट आ रहा है, के में जो कोएफिशिएंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दो वेक्टर्स पैरेलल ऑटोमेटिकली हो गए। तो मेथड 1 सबसे इजी यही है। मेथड 2 आइए चेक करते हैं। सो मेथड 2 क्या है? मेथड 2 हम लोग देखते हैं। तो मेथड 2 जो है उसमें क्या है? तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, है ना। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ab साइन थीटा, और वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो एन कैप वाला पार्ट नहीं आएगा, डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ इतना आएगा, a क्रॉस b इज ab साइन थीटा। तो थीटा अगर 0 है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0, मतलब 0 आना चाहिए, a क्रॉस b की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ये है हमारा सेकंड मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली साबित करेंगे कि a क्रॉस b इज 0, a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो 0 है। तो अगर a क्रॉस b की वैल्यू 0 अगर आ गई तो इसका मतलब a और b पैरेलल है। सो इफ a क्रॉस b की वैल्यू 0 है देन a इज पैरेलल टू b। सो लेट्स चेक। तो अब हम इसे चेक करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। a क्रॉस b जो होता है वो ऐसे दिया जाता है, डिटर्मिनेंट से दिया जाता है। तो यहाँ पे होता है पहली रो में i, j और k। दूसरी रो में जो पहला वेक्टर है a वेक्टर, उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो उसके a के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 2 है, 5 है, -6 है। 2 है, 5 है और -6 है। b के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 1 है, 5/2 है और एक है -3, है ना। यही है ना b के कोएफिशिएंट्स, चेक कर लीजिए। सो b के कोएफिशिएंट्स ये हैं 1, 5/2 और -3।
1 5/2 और -3। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली देखिए हमें क्या मिलेगा, आई कैप इंटू 5 इंटू -3 माइनस 5/2 इंटू -6, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, जब हम आई लेते हैं तो बेसिकली एक रो और एक ऐसा कॉलम कैंसिल कर देते हैं और इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा है ना मैथ्स में, क्रेमर्स रूल टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब वैसे ही जब जे लेंगे, जब हम जे लेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे और इन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जे को जब लेते हैं तो माइनस में लेना होता है, ये तरीका है, ठीक है। जे को जब लेते हैं तो माइनस में लेना होता है। सो 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 1 इंटू -6 और फाइनली के कैप जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम के वाले रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे। तो 2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू 5, 2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हमें क्या आ जाएगा, आई कैप 5 इंटू -3 क्या होगा, -15 और 5/2 इंटू -6 क्या होगा, 5 6 30 और 30/2 15 और वो भी प्लस में, सो +15, ठीक है। अब इसको देखिए, माइनस जे कैप को देखिए, तो सेकंड वाले टर्म को देखिए, तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 1 इंटू -6 वो प्लस, मतलब -6 होगा लेकिन माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, सो +6। एंड फाइनली के को देखिए, इस वाले को देखिए, थर्ड टर्म को, तो 2 2 कैंसिल, सिर्फ 5 बचा, 5 और ये है -5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस प्लस 0 के कैप। तो हमें नल वेक्टर मिल रहा है, हमें A क्रॉस B जो है एक नल वेक्टर मिल रहा है, नल वेक्टर, है ना। इसे नल वेक्टर कहते हैं, जो तीनों डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू 0 है। तो अब अगर हमने इसकी वैल्यू निकालने को गए तो नल वेक्टर की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, नल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या फिर निकालना है तो इस तरीके से निकाल लीजिए, अंडर रूट करके आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो आंसर 0 आएगा। तो हमने साबित कर दिया कि A क्रॉस B का जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि A और B पैरेलल है। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। आइए थर्ड मेथड पे, तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो मेथड 3 में हम क्या करेंगे, कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो बेसिकली हमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि A डॉट B करेंगे। A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा होता है। हमें थीटा की वैल्यू इतनी आना चाहिए मतलब हम थीटा सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो cos थीटा हम लिखेंगे A बार डॉट B बार अपॉन AB, A बार डॉट B बार अपॉन AB। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा A डॉट B करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, A डॉट B, तो A डॉट B में क्या होगा, आपको मतलब AX BX मल्टीप्लाई करना होता है, फिर AY BY मल्टीप्लाई करना होता है और AZ BZ मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप कि आपको ये बात पता है। तो बेसिकली 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5/2 प्लस -6 इंटू -3, ठीक है। तो आपको A डॉट B का पता है ना कैसे निकालते हैं भाई, अरे A डॉट B कैसे निकालते हैं, AX BX AY BY AZ BZ। आई होप कि आप ये बात जानते हैं, है ना, ये बात जानते हैं। और A और B तो मैं अभी जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5/2 प्लस यहाँ पे क्या था, -6 इंटू -3 डिवाइड बाई A इंटू B। अब A क्या है, A की वैल्यू है, A क्या है, A की वैल्यू, यानी कि जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं A के, आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं A के, तो बेसिकली उनका अंडर रूट स्क्वायर है ना। तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर, सो अंडर रूट में क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। वैसे ही जो B के कोएफिशिएंट्स हैं, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद में 5/2 का स्क्वायर, उसके बाद में -3 का स्क्वायर, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 25/2
और फिर हो जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे देखिए जरा, नीचे क्या आ रहा है वो देखिए। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ रहा है 36, करेक्ट। और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस 25/4 प्लस 9। एम आई करेक्ट? यस। तो इस तरीके से ये चीज हमें आ रही है। अब आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 और 18 मिलके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 25/2 यानी कि सिंपली वो तो 65/2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी कुछ है ना, उसे सॉल्व करते हैं। तो अरे भाई 20 इंटू 2 कितना होगा, 40 होगा ना। 40 प्लस 25 कितना होगा, 65/2 एलसीएम निकाला है हमने। अब वैसे इसका भी करते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 4 प्लस 36 कितना हो रहा है, 40 प्लस 25 कितना होगा, 65 होगा। तो ये आ रहा है √65। दूसरा एक और भी बचा है, ये भी बचा है। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है ना। तो 10 प्लस 25/4, सो 10 प्लस 25/4। तो अगर एलसीएम निकालूंगा 10 प्लस 25/4 का, तो 4 10 40, 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 65। तो 65/4 आएगा, 65/4। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं, 65/4 आएगा। तो यहाँ पर √65 इंटू √65 इंटू ये जो है आपका, देखिए 1/2 आ जाएगा बाहर, 1/2 बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है उसका रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 मतलब बाहर। तो अब आप देख सकते हैं ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये 65 और ये √65 जो कि 65 ही होता है, वो बन जाएगा 1, है ना, कैंसिल होके बन जाएगा 1। तो बेसिकली आपको cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स ऑफ 1, यानी कि सिंपली 0 डिग्री, बिकॉज cos 0 ही तो 1 होता है ना, cos 0 ही तो 1 होता है ना। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्री मतलब क्या, दे आर पैरेलल। 0 डिग्री मतलब दे आर पैरेलल। तो यही साबित करना था ना कि अगर दो वेक्टर्स बेसिकली पैरेलल हैं तो उनका एंगल 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट यूज करके हमने 0 डिग्री निकाल लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये 3 मेथड्स जिससे हमने पता किया कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।